हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि फलन f वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में fx बराबर cos x, जहां x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंध रखता है द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम वक्र की सहायता से समझेंगे कि किसी फलन का यदि हम वक्र खींचे और वक्र की सहायता से हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा एकेकी है या नहीं। तो एकेकी फलन की हमारे पास कुछ परिभाषा होती है। हमारे पास एकेकी फलन की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन हमारा एकेकी फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। तो जो a है वह फलन f का प्रांत का कार्य करेगा और b है वह फलन का परिसर का कार्य करेगा। मान लीजिए कि जो प्रांत है, फलन जो हमारा प्रांत है वह समुच्चय है x1 से लेकर x2 अवयवों का, और जो हमारा परिसर है वह समुच्चय है y1 से लेकर y2 अवयवों का। तो हम वक्र बनाते हैं। एक f हम मान लेते हैं कि हमारा जो फलन f है उसका वक्र कुछ इस प्रकार है। यदि यह x अक्ष है और यदि यह y अक्ष है, यहाँ कहीं मान है x1 और यहाँ कहीं मान है x2, यहीं कहीं मान है हमारा y2 या y1 और यहाँ कहीं मान हमारा y2 है, और हमारा जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार है। हमारा जो फलन f का वक्र है वो कुछ इस प्रकार है। तो यह हमारा जो फलन का वक्र है, f फलन का वक्र है, यह एकेकी फलन है या नहीं, वक्र की सहायता से देखने के लिए हम क्या करते हैं कि x अक्ष के यदि हम समांतर कोई रेखा खींचे, x अक्ष के यदि हम समांतर कोई रेखा खींचे और वह फलन को एक बार ही प्रतिच्छेद करे, तो हमारा जो फलन का वक्र है वह एकेकी फलन का वक्र है, या हमारा जो फलन है वह एकेकी फलन है। मान लीजिए कि हमने x अक्ष के समांतर ये रेखा खींची, तो हमारी यह रेखा जो हमारा फलन है उसे एक बार ही प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार हमारी ये रेखा फलन को एक बार ही प्रतिच्छेद करती है, अर्थात x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने पर हमारा यदि फलन एक बार ही प्रतिच्छेद होता है, जो हमारा अंतराल दिया है उस अंतराल में हमारा जो फलन है वह एकेकी फलन है। चलिए अब हम आच्छादक फलन को वक्र की सहायता से समझते हैं। तो हमारे पास आच्छादक फलन तो आच्छादक फलन की हमारे पास परिभाषा होती है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव हमारे पास छूटना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए जो a समुच्चय के अवयव है वह प्रांत का कार्य करेंगे और b समुच्चय के अवयव सह प्रांत का कार्य करेंगे। तो मान लीजिए पुनः कि जो हमारा a है समुच्चय है निम्न अवयवों का x1 से लेकर x2 अवयवों का, और हमारा जो b समुच्चय है वह y1 से लेकर y2 अवयवों का है। तो मान लीजिए हमारा जो फलन का वक्र पुनः कुछ इस प्रकार है कि यदि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, तो हमारे जो फलन यहाँ कहीं x1 है और यहाँ कहीं x2 है और यहाँ कहीं हमारा y1 है और यहाँ कहीं हमारा y2 है, और हमारे फलन का वक्र कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ कहीं खत्म हो जाता है। ये x2 पर खत्म हो जाता है, परंतु यहाँ कहीं x2 पर मान हमारे पास y3 मान आ रहा है। तो यदि हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे तो वह वक्र को एक बार ही प्रतिच्छेद करनी है, अतः हमारा जो फलन है वह एकेकी फलन का वक्र है। परंतु y3 से लेकर y1 के मध्य जो मान है, अर्थात सह प्रांत के y3 से लेकर y1 के मध्य जो हमारे पास अवयव है, उनके लिए प्रांत के किसी न किसी अवयव पर प्रतिबिंब अनुपस्थित है। अर्थात y1 से y3 के मध्य यदि हम कोई x अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो वह वक्र को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। यदि हम y3 से y2 के मध्य रेखा खींचे तो वह वक्र को प्रतिच्छेद कर रही है, जिसके लिए हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। परंतु y3 से y1 के मध्य यदि हम x अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो वह वक्र को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, अर्थात
हमारे पास प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया वक्र है वह आच्छादक फलन नहीं है दिए गए अंतराल के लिए। परंतु यदि हम पुराना जो पहले वाला उदाहरण है उसे देखें, तो हम यदि y1 से y2 के मध्य जो हमारा दिया गया अंतराल है उसके मध्य यदि हम x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचे, या हम कहें कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर हमारा पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, तो यह जो हमारा वक्र है वह एक आच्छादक फलन का वक्र है। अर्थात फलन f का परिसर है वह सह प्रांत का एक ही समुच्चय होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास फलन f बराबर दे रखा है या fx बराबर हमें दे रखा है cos x, जो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। अर्थात यह हमारा प्रांत है और यह हमारा सह प्रांत है। तो हम फलन का वक्र बनाते हैं, cos x के लिए वक्र बनाते हैं, जो हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि cos x का यदि हम वक्र बनाएं, यदि यह हमारा x अक्ष है और यह हमारा y अक्ष है, तो हमारे पास cos x का वक्र कुछ इस प्रकार होता है कि 0 पर मान हमारे पास होता है 1 और π/2 पर मान हमारे पास 0 हो जाता है, और 3π/2 पर हमारे पास 3π/2 पर हमारे पास मान -1 होता है, और इसी प्रकार हमारे पास ऋणात्मक x अक्ष में वक्र होगा। तो यह हमारा cos x का वक्र है। तो cos x के यदि हम वक्र को देखें तो -1 से 1 के मध्य यदि हम x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचे, तो वह जो हमारा cos x का वक्र है उसे 1 से अधिक बार प्रतिच्छेद कर रही है। अतः हमारे पास जो cos x का वक्र है वह एक एकेकी फलन नहीं है। तो हमने वक्र की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन fx बराबर cos x है वह एकेकी फलन नहीं है। साथ ही साथ -1 से 1 के मध्य ही हमारे पास cos x का वक्र उपस्थित है। अर्थात यदि हम 1 से बड़ा और -1 से छोटा सह प्रांत के यदि अवयव लें, तो उसका प्रांत के किसी न किसी अवयव पर हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब अनुपस्थित है। अर्थात 1 से बड़ी संख्या 2, 3, 4, क्योंकि हमारा जो प्रश्न में दे रखा है वह सह प्रांत हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हमें मान है वह वास्तविक संख्याएं 1 से बड़ी और -1 से सभी छोटी जो भी हमारे पास वास्तविक संख्या होगी वह भी लेनी पड़ेगी। तो 1 से बड़ी या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब अनुपस्थित है। अर्थात 1 से बड़ी और -1 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनका प्रांत के किसी न किसी अवयव पर हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब अनुपस्थित है, क्योंकि हमारा जो cos x का वक्र है वह 1 से -1 के मध्य ही उपस्थित है। इन्हीं मानों के लिए हमारे पास प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा cos x का वक्र है fx बराबर cos x, जो प्रश्न में हमें अंतराल दे रखा है उस अंतराल के लिए आच्छादक फलन नहीं है। तो हमारा जो cos x है प्रश्न में दिए गए अंतराल या वास्तविक संख्याओं से लेकर वास्तविक संख्याओं के अंतराल में ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।